ये कहानी उस समय की है जब मैं और मेरी पत्नी नीलम दिल्ली के एक शांत और पुराने मोहल्ले में रहने लगे थे। यहाँ के घर पुराने लेकिन मजबूत थे और गलियां दिन के समय बच्चों की आवाजों से भर जाती थीं। सब कुछ इतना सामान्य था कि कभी कभी लगता था जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। लेकिन हमारे घर के बगल में जो मकान था, वहां का माहौल हमेशा कुछ अलग सा महसूस होता था। एक ठहराव, एक सन्नाटा। उस घर में रहते थे श्री मुकेश वर्मा, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनकी पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि उनका इकलौता बेटा रोहित लगभग 5 साल पहले अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने ढूंढा, अखबारों में खबरें छपीं, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि रोहित स्कूल के बाद घर नहीं लौटा था और उसका फोन आखिरी बार पास के एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास बंद हुआ था। जब हम वहां रहने आए तब मुकेश जी अपने में ही रहते थे, किसी से बात नहीं करते, किसी सभा या त्योहार में नहीं आते। शुरुआत में हमें लगा यह उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है और हमने उनका सम्मान किया, लेकिन समय के साथ मैं महसूस करने लगा कि उनके व्यवहार में कुछ अस्वाभाविक था, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। रात के समय अक्सर उनके घर से हल्की हल्की आवाजें आती थीं, जैसे जमीन खोदने की, फावड़ा रगड़ने की या फिर कोई भारी चीज खींचने की। 1-2 बार मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, मैंने उन्हें अपने बगीचे में अकेले खड़े देखा, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, केवल अंधेरे की ओर ताकते हुए। उनका चेहरा उस समय साफ नहीं दिखा, लेकिन उनकी मुद्रा में एक असामान्य जड़ता थी, जैसे किसी ट्रांस में हो। अगले दिन मैंने हिम्मत करके उनसे हालचाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो लोग औपचारिकता में देते हैं। वो एक डराने वाली, खोखली, लगभग चेतावनी देने वाली नजर थी। नीलम ने कहा, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ बदल चुका था। उस एक नजर ने मेरे दिल में एक सवाल जगा दिया। क्या इस आदमी ने अपने बेटे के साथ कुछ किया था? बस उसी दिन से सब कुछ बदलने लगा। मुकेश जी के साथ उस अजीब मुलाकात के बाद मैं और अधिक सतर्क हो गया था। दिन में वो सामान्य रूप से घर के अंदर रहते, लेकिन रात के समय कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार खिड़की तक खींच लाता था। एक रात जब मैं घर की दूसरी मंजिल से बाहर देख रहा था, तो मैंने देखा कि मुकेश जी अपने आंगन में धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों या किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उनके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन वो जमीन पर नहीं, सामने अंधेरे में रोशनी डाल रहे थे, जैसे किसी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हों। मुझे यह अत्यंत विचित्र लगा। मैंने मोबाइल से एक तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा खोला, उन्होंने मेरी दिशा में देखा, एकदम सीधा, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। उस रात मैंने पहली बार अपने कमरे की बत्तियां बंद कर दी, ताकि मैं अंधेरे में छिपकर बाहर देख सकूं। उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। लेकिन फिर एक दोपहर जब मैं बाहर कूड़ेदान में कचरा डालने गया, उन्होंने मुझसे बात की। रवि जी, आपके पास एक मजबूत फावड़ा है क्या? मेरे पास वाला थोड़ा टूट गया है। उनका स्वर शांत था, लेकिन आंखों में एक बेचैनी थी जिसे मैं अनदेखा नहीं कर पाया। मैंने संकोच करते हुए कहा, हाँ है, मैं अभी लाता हूं। जैसे ही मैंने उन्हें फावड़ा दिया, उन्होंने बिना ज्यादा कुछ कहे धन्यवाद कहा और तुरंत अपने घर के पीछे की ओर चले गए। उत्सुकता ने मुंह पर हावी हो लिया और मैंने अपने कमरे की खिड़की से उनके आंगन की निगरानी शुरू कर दी। वहां मैं देख सकता था कि वो जमीन खोद रहे थे, एक गहरा चौड़ा गड्ढा। बार बार वो थक कर रुकते, लेकिन फिर दोबारा खोदने लगते। उन्होंने गड्ढे के पास एक काले प्लास्टिक का थैला रखा था, जो अजीब तरीके से भारी लग रहा था। कभी कभी वो थैले को हाथ से हिलाते, जैसे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि वह कुछ बाहर नहीं आ रहा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उनकी आंखें फोकस में थीं, जैसे उन्हें पता था कि समय कम है। उस दृश्य ने मेरे अंदर एक अनचाहा डर भर दिया। वो फावड़ा, वो थैला और वो जगह जहां कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था सिवाय मेरे। मैं बस इतना जानता था कि जो कुछ
भी हो रहा था वह सामान्य नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, वो गड्ढा, वो थैला और मुकेश जी की घबराई हुई आंखें। नीलम को बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, सिर्फ शक और एक बुरी अनुभूति। रात के लगभग 1:30 बजे मैंने फिर से खिड़की से बाहर झांका। अब सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, मुझे हल्की सी मिट्टी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फिर से खोद रहा हो। मैंने तुरंत लाइट बंद की और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर पिछवाड़े में गया। वहां से मुकेश जी का आंगन साफ दिखाई देता था। मैंने देखा कि वो दोबारा वहीं गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने उस काले थैले को निकाल लिया था और कुछ खोज रहे थे। मैंने गौर किया कि उनके बगल में एक और थैला था, थोड़ा छोटा लेकिन वैसा ही काला। एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने गड्ढे से कुछ निकाला, कोई छोटा सा डिब्बा या कंटेनर, और उसे खोलने लगे। मुझे उसका अंदर का हिस्सा नहीं दिखा, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से साफ था कि वो चीज साधारण नहीं थी। उनके चेहरे पर हल्का सा संतोष था, लेकिन वो क्षणिक था। तुरंत उन्होंने इधर उधर देखा और उनकी नजरें मेरी खिड़की की दिशा में टिक गईं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मुझे देख लिया हो। मैंने तुरंत पीछे हटकर खुद को पर्दे में छिपा लिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मेरी सांसें अटक गईं। मैंने खुद को समझाया कि शायद उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे अंदर डर बैठ चुका था। अगली सुबह मैंने देखा कि गड्ढा पूरी तरह से भर दिया गया था। वहां एक भी निशान नहीं था कि वहां कुछ खोदा गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, मेरा फावड़ा जो मैंने उन्हें दिया था अब मेरी सीढ़ियों के पास खड़ा था, बिना कुछ कहे, बिना कोई नोट के, बस चुपचाप वापस कर दिया गया। नीलम ने पूछा कि क्या वो मुझे लौटा गए, लेकिन मैंने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। अंदर से मैं कांप रहा था। उस दिन से मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा है। एक बार खिड़की के पास से गुजरते समय मैंने देखा कि मुकेश जी अपने कमरे की खिड़की से मेरी ओर देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उन्हें देखता था। हमारी आंखें मिलीं और उन्होंने बिना पलक झपकाए पर्दा खींच लिया। मुझे एहसास हुआ कि जो खेल मैंने शुरू किया था अब वो दो तरफा हो चुका था। अब मैं उन्हें देख नहीं रहा था, अब वो भी मुझे देख रहे थे। अगले कुछ दिन मैंने खुद को सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रखने की कोशिश की। काम पर ध्यान देना, नीलम के साथ समय बिताना और अपने आप को समझाना कि शायद मैंने ज्यादा सोच लिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरा डर अब एक सच्चाई बनता जा रहा था। हर बार जब मैं बालकनी में निकलता, मुझे सामने की खिड़की पर एक हलचल दिखती। पर्दा थोड़ा हिलता, जैसे कोई मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहा हो। कभी कभी मुकेश जी खुद वहां खड़े होते और बिना झिझक मेरी आंखों में देख रहे होते। उस नजर में कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा, न डर, न मित्रता, बस एक खालीपन जो मुझे अंदर तक कंपा देता था। एक बार मैं शाम को दूध लेने निकला। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा बंद किया, मुझे सामने सड़क के पार उनकी परछाई दिखाई दी। वो खड़े थे, बिना हिले, बस मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं कुछ पल के लिए रुका, फिर जल्दी से निकल गया। जब मैं वापस आया तो वो वहां नहीं थे। उस रात मैंने नीलम को सब कुछ बताने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत की, दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार, धीमी और ठंडी। नीलम ने चौंक कर मेरी ओर देखा। जब मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ था। एक कागज का टुकड़ा। कागज पर कुछ नहीं लिखा था, वो पूरी तरह खाली था, लेकिन पूरी तरह भीग चुका था, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। उसकी सतह पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे देर तक पकड़े रखा हो। मैंने कागज उठाया और महसूस किया कि उसमें से हल्की सी गंध आ रही थी, मिट्टी और बासी नमी की। नीलम ने कहा, शायद किसी बच्चे की शरारत हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था। यह सिर्फ अजीब संयोग नहीं था, यह एक संकेत था, और यह संकेत अब मेरे घर के दरवाजे तक आ पहुंचा था। उस रात मैंने पहली बार अपने सारे कमरे की लाइटें जला दी और खिड़की पर पर्दे पूरी तरह खींच दी। लेकिन जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा जैसे कोई बाहर सीढ़ियों पर चल रहा हो। हल्की,
लेकिन स्पष्ट आवाजें, जैसे नंगे पैर धीरे धीरे ऊपर आ रहे हों। मैंने सांस रोकी, कदमों की आवाज रुक गई, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगने लगा था कि अब मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं रह गया था, अब मैं कहानी का हिस्सा बन चुका था। उस रात के बाद मेरा व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस में ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी आवाजों पर चौंक जाता और नीलम से बात करते हुए भी मेरा ध्यान बाहर की ओर भटका रहता। मुझे लगने लगा था कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये स्थिति मुझ पर हावी हो जाएगी। मैंने मुकेश जी के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढनी शुरू की। पुराने अखबारों की रिपोर्ट्स में रोहित की गुमशुदगी की खबरें थीं। 14 साल का लड़का स्कूल से घर नहीं लौटा, कोई सुराग नहीं, जांच जारी जैसी सुर्खियां। लेकिन एक खबर ने मेरा ध्यान खींचा। परिवार ने अंतिम बार अपने पिछवाड़े में कुछ गड़बड़ी की आवाजें सुनी, लेकिन कुछ खास नहीं पाया गया। ये वही जगह थी जहां मैंने उन्हें खुद गड्ढा खोदते देखा था। मैंने मोहल्ले के पुराने निवासी श्री गुप्ता से बात की। वो बोले, मुकेश, वो तब से अजीब हो गया जब उसका बेटा गायब हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद पुलिस को गुमराह किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उनके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन एक असहज चुप्पी जरूर थी। मेरे दिमाग में एक नई सोच उभरने लगी। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सच हो सकता है? अगली रात मैं अपने घर की छत पर चुपचाप खड़ा था, जिससे मुझे मुकेश जी के आंगन का बेहतर दृश्य मिल सके। लगभग रात के 2 बजे मैंने देखा कि उनके घर की एक खिड़की की बत्ती जल रही थी। पर्दे आधे खुले थे। अंदर मुकेश जी एक मेज के पास खड़े थे। उनके सामने कुछ रखा हुआ था, लेकिन मैं ठीक से नहीं देख सका। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। उन्होंने सीधा मेरी छत की ओर देखा, जैसे उन्हें पता था कि मैं वहां हूं। मैं तुरंत नीचे भागा और दरवाजा बंद कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अगली सुबह नीलम ने कुछ बताया जिसने मेरी बेचैनी को और गहरा कर दिया। रात को कोई हमारी खिड़की के बाहर था। मुझे लगा सपना देख रही हूं, लेकिन पर्दे के पीछे एक परछाई थी और वो हिल भी नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? नहीं, उसने कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ खड़ा नहीं था, देख रहा था। हमारी तरफ नहीं, जैसे पर्दे के आर पार, जैसे वो किसी और चीज की निगरानी कर रहा हो। अब यह सब केवल मेरी कल्पना नहीं रह गई थी, अब यह हमारे घर का हिस्सा बन चुका था। अब यह साफ था कि यह सब केवल मेरी कल्पना नहीं थी। नीलम की बातों ने मेरे संदेह को वास्तविकता में बदल दिया था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे कुछ करना था, या तो पूरी सच्चाई पता लगानी थी या इस डर से हमेशा के लिए बचना था। मैंने एक पुराना कैमरा निकाला जो कभी मैंने एक ट्रैकिंग ट्रिप के लिए खरीदा था। उसमें नाइट विजन मोड था। मैंने उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर छिपाकर सेट किया ताकि मैं मुकेश जी के पिछवाड़े की हर हरकत रिकॉर्ड कर सकूं। अगले 2 दिन कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ हल्की फुल्की चहलकदमी और एक बार बत्ती जलती बुझती दिखी। तीसरी रात जब मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में एक समय पर मुकेश जी पिछवाड़े में खड़े थे और उनके पीछे कोई और परछाई थी। वो स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इंसानी आकार की थी। वह परछाई मुकेश जी की ओर नहीं, सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। वह एक पल को स्थिर रही, फिर जैसे गायब हो गई। उस रात मैं डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह मैं नीलम को लेकर बाहर गया। एक बहाना बनाया कि बाजार चलना है, लेकिन मेरा असली इरादा था मुकेश जी के पिछवाड़े में जाना जब वो घर पर ना हो। मैंने देखा कि उनका एसयूवी गली से बाहर गया है, तो मैं फौरन पीछे के रास्ते से उनके बगीचे में दाखिल हुआ। जमीन जहां पहले गड्ढा था अब बिल्कुल समतल थी, लेकिन मिट्टी की सतह कुछ अलग सी दिख रही थी, जैसे हाल ही में हिलाई गई हो। मैंने अपने साथ लाया छोटा फावड़ा निकाला और धीरे धीरे खोदना शुरू किया। कुछ इंच खोदने पर मुझे एक प्लास्टिक की परत मिली और उसके नीचे एक लकड़ी का डिब्बा। वह बहुत पुराना और भारी था। उसकी सतह पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी नाखून से खरोंचा गया हो। मैं कांपते हाथों से उसे खोलने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो रवि जी? मैं मुड़ा
और मुकेश जी वहां खड़े थे। उनका चेहरा पूरी तरह सपाट था, आंखें बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रही थीं। मैंने कहा था न उस फावड़े को मेरे आंगन में मत लाना, उन्होंने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा गला सूख गया, मैं कुछ कह नहीं पाया और तभी उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो सपनों में डर बनकर लौटती है। उनके होंठों पर शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ एक शक नहीं बल्कि एक फंसा हुआ सच था और मैं उसमें कदम रख चुका था। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे जमीन ने मुझे पकड़ लिया हो। मुकेश जी की आंखों में कुछ था, न केवल चेतावनी बल्कि एक तरह की थकावट, जैसे वो जान चुके हों कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता। उस क्षण मैं समझ गया कि ये केवल डर नहीं था जिसे मैं महसूस कर रहा था, ये उस रेखा को पार करने का एहसास था जहां से वापसी नहीं होती। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, न ही मुझसे कुछ और कहा, बस शांत खड़े रहे जब तक मैं खुद धीरे धीरे पीछे नहीं हट गया। मैं उस डिब्बे को मिट्टी में ही छोड़कर सीधा अपने घर लौट आया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग बस एक ही सवाल से जूझ रहा था, अगर मैं डिब्बा खोलता तो क्या देखता। हर खिड़की पर मैंने पर्दे गिरा दिए, हर दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन भीतर जो डर था उसे बंद नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह मैंने तय किया कि पुलिस को जानकारी दूंगा, लेकिन जब मैं फोन उठाने ही वाला था, दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर एक तस्वीर थी। वही डिब्बा खुला हुआ और उसके अंदर कुछ था जो धुंधला था। मैं साफ देख नहीं पाया, लेकिन उसका रंग वही नीली यूनिफॉर्म जैसी लग रही थी जो स्कूल के बच्चों की होती है। उस तस्वीर के साथ एक लाइन लिखी थी, कुछ चीजें दफन ही रहें तो बेहतर होता है। मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया, नहीं कर सका। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये चेतावनी थी। उसके बाद से मुकेश जी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उनके घर की खिड़कियां बंद रहीं और एक सप्ताह बाद मैंने देखा कि उनके घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लग गया है। एक रात जब मैं बालकनी में बैठा था, मैंने देखा कि कोई घर से सामान ले जा रहा था। एक बड़ा बक्सा 2 आदमी मिलकर उठा रहे थे, लेकिन उनमें से एक की चाल बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने उस परछाई में देखी थी। मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं बस उन्हें देखता रहा जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गए। अगली सुबह मैंने मुकेश जी के पिछवाड़े में फिर से झांका। जमीन एक बार फिर से खुदी हुई थी और इस बार वहां कोई और मिट्टी नहीं थी, बस एक खाली गड्ढा, जैसे कुछ हमेशा के लिए वहां से निकाल लिया गया हो। मैंने खुद से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया है या अभी कुछ बाकी है? मुकेश जी के जाने के बाद मोहल्ला फिर से शांत हो गया था। उनके घर की खिड़कियां बंद थीं और कोई हलचल नहीं दिखती थी, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब भी वैसी ही थी, जैसे मैं किसी ऐसे मौन के बीच फंसा हूं जो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार जब मैं सोने जाता मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी सांसों की गिनती कर रहा हो। घर की लकड़ी की फर्श पर हल्की सी चरमराहट, दीवार पर पंखे की परछाई और खिड़की के बाहर कुछ असामान्य हलचलें, सब कुछ अब बेहद स्पष्ट महसूस होता था। एक रात जब बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और ड्राइंग रूम में बैठ गया। तभी मुझे खिड़की के शीशे पर एक उंगली का निशान दिखा, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीलम ने जब पूछा कि मैं इतना विचलित क्यों हूं, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं नहीं चाहता था कि वह भी इस डर में उलझे, लेकिन वो भी अब महसूस करने लगी थी कि कुछ गलत है। एक सुबह उसने कहा, रात को मुझे लगा कोई हमारे कमरे के दरवाजे के पास सांस ले रहा था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। वो अब ख्वाबों में चौंक कर उठती थी। और एक बार तो उसने कहा, मुझे लगा कोई हमारे पलंग के नीचे है। मैंने चलने की आवाज सुनी। मैंने कैमरा दोबारा सेट किया, इस बार अपने ही घर के अंदर, ड्राइंग रूम में, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखा। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं,
और शायद यही सबसे डरावनी बात थी। हर रोज सुबह जब मैं दरवाजा खोलता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई बाहर से हटा है, जैसे कोई पूरी रात वहीं खड़ा रहा हो। मिट्टी पर हल्के निशान, खिड़की पर सांसों की नमी और दरवाजे के नीचे एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ा हुआ। नीलम ने घर छोड़ने की बात की, लेकिन मैं जानता था अगर हम भाग भी गए तो जो कुछ हमारे साथ है वो हमारे भीतर समा चुका है। कभी कभी सबसे खौफनाक चीज वो होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप जानते हैं कि वो यहीं है। और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो हर दिन थोड़ा और करीब आ रही है। आज रात कुछ अलग है। नीलम अपने मायके गई हुई है और घर में बस मैं हूं, अकेला। दीवारों की खामोशी, घड़ी की टिक टिक और दरवाजे के पास लगातार आते जाते साए, सब कुछ बहुत ज्यादा जीवंत लग रहा है। मैंने आज फिर कैमरा ऑन किया है, लेकिन इस बार उसे अपने कमरे की अलमारी की ओर लगाया है। नहीं जानता क्यों, लेकिन कुछ समय से मुझे लगता है कि आवाजें वहीं से आती हैं। कभी हल्की खरोंच, कभी जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो। रात के 2 बजने को है। मैंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं। बस एक टेबल लैंप जल रहा है। मैं इस कहानी का अंत जानना चाहता हूं, या शायद मुझे उम्मीद है कि इसका कोई अंत हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ हलचल है। मैं स्क्रीन पर झूम करता हूं और वहां अलमारी के पीछे की परछाई थोड़ी हिलती है। मेरी सांस थम गई है। मैं उठता हूं, धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ता हूं। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। हर कदम पर लकड़ी की जमीन से चरमराहट होती है, जैसे हर आवाज अब किसी और तक भी पहुंच रही हो। मेरा हाथ अब हैंडल पर है। बस एक पल, और तभी पीछे से कोई मेरा नाम पुकारता है, बहुत धीमे, जैसे फुसफुसाकर। मैं मुड़ता हूं, कोई नहीं है, लेकिन हवा में कुछ है, एक गंध जो मिट्टी और बांसी खून जैसी लगती है। मैं अलमारी खोलता हूं, अंदर कुछ नहीं है, खाली। लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटता हूं, मुझे लगता है कि कोई अब मेरे पीछे खड़ा है। मैं झटपट कैमरे की स्क्रीन देखता हूं। स्क्रीन में मैं खड़ा हूं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं अभी खड़ा हूं, लेकिन मेरी पीठ पर एक परछाई है। वो हिलती नहीं, सिर्फ देखती है। उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर हैं और स्क्रीन के नीचे एक लाइन उभरती है। अब तुम समझे, ये कहानी कभी उसके बारे में थी ही नहीं। लाइट अचानक बुझ जाती है। कमरे में अंधेरा फैल गया है। मैं अपनी सांसें सुन सकता हूं, और किसी और की भी। वो अब मेरी पीठ के पीछे है, या शायद हमेशा से यहीं था।